छात्रों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल केवी बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, पहले पार्ट के बारे में, लेसन फर्स्ट के बारे में। जो लेसन फर्स्ट है आपका फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है आवृत बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। देखो ये आपका पहला लेसन है, लेकिन अपन इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा अपन इसके बारे में जानते हैं कि जो लेसन का टाइटल है उसका अर्थ क्या है। कि अर्थात यहाँ पर दो टर्म हैं, एक तो है बेटा रिप्रोडक्शन और जो दूसरा टर्म है वो है एंजियोस्पर्म प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा एंजियोस्पर्म प्लांटों के बारे में। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म प्लांटों के बारे में। प्लांट आप जानते हो किसे कहते हैं, प्लांट को कैसे पहचानोगे आप अच्छी तरह से जानते हो। ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, या कह सकते हैं इनमें सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और जो पादपों की जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये दो मुख्य आइडेंटिफिकेशन है कि जीव को अपन किस एक कैटेगरी में रखें, पादपों के अंतर्गत रखें या प्राणियों के अंतर्गत रखें। देखो ये फोटोसिंथेटिक हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात अपने भोजन का ये क्या करते हैं? स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक, ये तो रहा पादप। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म पादप। देखो जो पादप हैं इनको अपन कई वर्गों में बांटते हैं। आपने नाम सुना होगा, एल्गी का नाम सुना होगा जिसे अपन शैवाल कहते हैं। सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले पादप हैं, जलीय पादप हैं, सबसे सरल पादप हैं। इस धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पादित करने वाले पादप कौन हैं? शैवाल हैं। किसमें पाए जाते हैं? बहुलता से समुद्रों में पाए जाते हैं। शैवालों के बाद ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट के बाद आपके जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। ये आप इन सभी के बारे में आप डिटेल से 11th में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं अपने सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अपना जो पॉइंट है वो है एंजियोस्पर्म। देखो जो एंजियोस्पर्म हैं क्या है, इसकी अपन डिटेल में व्याख्या करेंगे। एंजियोस्पर्म, ठीक, आवृत बीजी। देखो जो एंजियोस्पर्म है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है एंजियोज और दूसरा क्या है? स्पर्मा या स्पर्म। स्पर्म भी लिख सकते हो आप, चाहो तो स्पर्मा भी लिख सकते हो। देखो एंजियोज का तात्पर्य है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड का मतलब आप जानते हो बीज। कवर्ड का मतलब क्या होता है? आवृत या कैसा? ढका हुआ। अर्थात ये पादप है, मैं आपको बता चुका हूँ एंजियोस्पर्म। ये ऐसे पादपों का समूह है। एंजियोस्पर्म ऐसे पादपों का
समूह है जिनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं तथा फल के ऊपर तथा फल पर फल भित्ति, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, छिलका क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक समझ में आया। एंजियोस्पर्म क्या है? एक ऐसे पादपों का समूह है जिनके बीजों को आप बाहर से नहीं देख सकते। पहले आपको फल छिलका छीलना पड़ेगा या फल को काटना पड़ेगा, उसके अंदर तब आप बीजों को देख पाओगे। बाहर से बीजों को नहीं देख पाते। अर्थात जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं फल के अंदर, फल भित्ति के अंदर, या जो सबसे बाहरी परत फल भित्ति है, फल भित्ति के अंदर क्या होते हैं? वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन? एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब सुनो आप, ये जो एंजियोस्पर्म है क्या है? जो एंजियोस्पर्म है वर्तमान में बहुलता से पाए जाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? वर्तमान युग के पादप कहते हैं। वर्तमान युग के पादप कौन है? एंजियोस्पर्म है। जितने भी आप देखते हो, जितना भी आप खाते हो, जितने भी पादपों से आप भोजन प्राप्त करते हो, आपके पशु प्राप्त करते हैं, गाय भैंस खाते हैं, आप खाते हो, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे सलाद के रूप में, चाहे फल के रूप में, मोस्टली सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म हैं। क्या हैं? एंजियोस्पर्म हैं। ये शाक के रूप में भी होते हैं, झाड़ी के रूप में भी होते हैं, और कहाँ? वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं। ये जलीय वास स्थानों में भी पाए जाते हैं और ये स्थलीय वास स्थानों में भी पाए जाते हैं। ये पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म हैं क्या है? जो एंजियोस्पर्म है मैंने आपको बताया वर्तमान युग के पादप हैं। सभी रूपों में, शाक के रूप में भी होते हैं, झाड़ी के रूप में भी होते हैं, वृक्ष के रूप में भी होते हैं। लेकिन बात करें जो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, जो एंजियोस्पर्म का मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें जो पीढ़ी एकांतरण होता है, पीढ़ी एकांतरण जो होता है वो अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? पीढ़ी एकांतरण कैसा पाया जाता है? अस्पष्ट पाया जाता है। आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक, मिटा दूँ? अब सुनो, अभी मैंने आपको बताया कि किसमें जो एंजियोस्पर्म पादप हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण, जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है, लेकिन जो पीढ़ी एकांतरण है वो स्पष्ट नहीं होता। कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। देखो, इसके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था होती है बीजाणुद्भिद, जिसे अपन स्पोरोफाइट कहते हैं। कौन सी प्रावस्था? कौन सी अवस्था है? बीजाणुद्भिद अवस्था है। और जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है युग्मकोद्भिद, जिसे अपन गैमेटोफाइटिक कहते हैं। देखो, इन दोनों को अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। ये दोनों ही अवस्थाएं आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में पाई जाती हैं। इन दोनों के बिना उस पादप का जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता। अर्थात जीवन चक्र आप जानते हो, देखो, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उसका क्या कहलाता है? जीवन काल। लेकिन अपनी संतति को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। और जनन के लिए ये दोनों प्रावस्थाएं क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सुनो,
ये जो बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद का तात्पर्य है कि पादप स्पोरोफाइटिक है, अर्थात वो जड़, तना व पर्ण में, किसमें? जड़ में, तने में व पर्ण में क्या किया जा सकता है? विभेदित होता है। अब प्रत्येक पादप में जड़ होती है, तना होता है, पर्ण होता है, तो वो होता है बीजाणुद्भिद। और जिसमें पर्ण नहीं हो, तना नहीं हो और जड़ नहीं हो, अर्थात जड़ में, तने में और पर्ण में क्या नहीं हो? विभेदित नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? अगर विभेदित है तो वो क्या कहलाएगा? बीजाणुद्भिद। अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? युग्मकोद्भिद कहलाता है। जो ये बीजाणुद्भिद होता है वो हमेशा द्विगुणित होता है, डाइप्लॉइड होता है। कैसा होता है? बीजाणुद्भिद हमेशा 2n डाइप्लॉइड होता है। युग्मकोद्भिद इसका जस्ट अपोजिट होगा। जो युग्मकोद्भिद है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड, या कह सकते हैं ये कैसा होता है? अगुणित होता है, अर्थात अगुणित अवस्था में पाया जाता है। जबकि बीजाणुद्भिद हमेशा कैसा होगा? द्विगुणित अवस्था में होगा। ठीक, अब सुनो, ये जो बीजाणुद्भिद है दीर्घजीवी होता है। कैसा होता है? दीर्घजीवी होता है, अर्थात मुख्य अवस्था होती है, लंबे समय तक ये जीवित रहता है। लेकिन जो युग्मकोद्भिद होता है वो कैसा होता है? अल्पजीवी होता है। कैसा होता है? ये कुछ समय के लिए अवस्था होती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन स्थायी, अर्थात कह सकते हैं जो बीजाणुद्भिद है वो प्रभावी होती है। कौन सी अवस्था होती है? प्रभावी अवस्था होती है। लेकिन ये जो युग्मकोद्भिद होता है वो हासित होता है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, तथा इसके साथ साथ डीजनरेटेड क्या होता है? हासित होता है। इसके अलावा देखो, ये जो बीजाणुद्भिद है स्वाभाविक है, इसमें जड़ है, तना है, पर्ण है, और पादप का प्रकाश संश्लेषी भाग क्या होता है? पर्ण होता है। परिपक्व अवस्था में पादप का प्रकाश संश्लेषी भाग पर्ण। लेकिन जब पादप नया है या नवोद्भिद पादप है तो उसकी तना भी हरा होता है, वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। ये जो बीजाणुद्भिद होता है वो कैसा होता है? स्वपोषी होता है। कैसा होता है? स्वपोषी होता है, अर्थात कह सकते हैं ये कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषी होता है। बीजाणुद्भिद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और वो जस्ट उसका अपोजिट युग्मकोद्भिद ये कैसा होता है? परपोषी होता है। कैसा होता है? परपोषी होता है। अब इसके जीवित रहने के लिए, किसके लिए? जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की। अब सवाल ये है ये भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? देखो, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये जो युग्मकोद्भिद होता है वो बीजाणुद्भिद पर क्या होता है? निर्भर होता है। हर काम के लिए, आश्रय के लिए, जल के लिए, भोजन के लिए, अर्थात ये जो भोजन है वो किससे प्राप्त करता है? बीजाणुद्भिद से प्राप्त करता है। ये आपको मैंने एंजियोस्पर्म के मेन कैरेक्टर के बारे में बताया कि एंजियोस्पर्म को आप कैसे पहचानोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंजियोस्पर्म हैं वो उनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद होती है, लेकिन प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? बीजाणुद्भिद होती है। ये बीजाणुद्भिद जड़ में, तने में, पर्ण में विभेदित होता है। क्लियर? युग्मकोद्भिद जड़, तना, पर्ण में विभेदित नहीं होता। बीजाणुद्भिद हमेशा कैसा होगा? द्विगुणित होगा। जबकि जो युग्मकोद्भिद है वो हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। बीजाणुद्भिद हमेशा कैसा होगा?
दीर्घजीवी, तो बताओ युग्मकोद्भिद कैसा होगा? अल्पजीवी। ये जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था है वो प्रभावी होती है, लेकिन युग्मकोद्भिद जो प्रावस्था है वो क्या होती है? अप्रभावी होती है। बीजाणुद्भिद स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, अपना भोजन स्वयं कर लेता है, लेकिन युग्मकोद्भिद परपोषी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पर्ण नहीं होती, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? जिस पर वो निर्भर होता है। कह सकते हैं कि युग्मकोद्भिद का, ये जो युग्मकोद्भिद है इसका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक। जबकि बीजाणुद्भिद का क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। एंजियोस्पर्म को अपन ने बताया डे ऑफ प्लांट या वर्तमान युग के पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान युग के पादपों के नाम से जाना जाता है। ये सभी बहुलता से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये तो अपन समझ चुके कि एंजियोस्पर्म क्या है। इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, पीढ़ी एकांतरण, ठीक। युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद में अंतर आसानी से इसमें है जो उसमें नहीं है। लेकिन ये जो प्रावस्था है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो किस पर निर्भर होती है? बीजाणुद्भिद पर क्या होती है? निर्भर होती है। अब सुनो, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन पुनः उत्पादन। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? पुनः उत्पादन, जीव से जीव का उत्पादन, जीव से किसका निर्माण? जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। देखो, जनन आप 11वीं में पढ़ चुके हो, अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो जनन है इसको जनन भी लिख सकते हो आप, इसको आप कहीं पर ये प्रजनन भी लिखा होता है, सेम टर्म है ये। लेकिन हिंदी का जो अच्छा टर्म है वो क्या है? प्रजनन, ठीक। जनन के बारे में आप जानते ही हो कि जितने भी जीव होते हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, किसको? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक। जनन एक सजीवों का मुख्य लक्षण है। जनन एक जैविक प्रक्रम है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? जैविक प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सभी सजीव जनन करते हैं। यदि मान लिया कोई जीव जनन नहीं करे तब भी वो कैटेगरी में किस में आएगा? सजीवों की में, ठीक। परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात जो जनन है एक जैविक प्रक्रम है और इसके दौरान क्या होता है? देखो, इसमें एक जीव होता है वो अपने समान, एक तो नहीं कह सकते हैं जीव होते हैं वो अपने समान हुबहू छोटे जीव को जन्म देते हैं। वह जैविक प्रक्रिया, वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने समान छोटे जीव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब सुनो, देखो, जनन की प्रक्रिया में जो जनक होता है, पेरेंट होता है। क्या होता है? जो पेरेंट होता है वो क्या करता है?
संतति उत्पन्न करता है। क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है। पहले इन दोनों टर्मों को समझ लेते हैं कि जनक किसे कहते हैं और संतति किसे कहते हैं। देखो, जनक वे जीव जो संतान उत्पन्न करते हैं, वे जीव जो संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। और संतति वे जीव जो जनकों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन संतति कहते हैं। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनक से क्या उत्पन्न होती है? संतति उत्पन्न होती है। क्या होती है? उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे उच्च जीव हो, चाहे निम्न जीव हो, चाहे निम्न प्राणी हो, चाहे उच्च प्राणी हो, चाहे उच्च पादप हो, चाहे निम्न पादप हो, वो किसी ना किसी प्रकार से, चाहे अनुकूल परिस्थिति में, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति में, वो क्या करते हैं? अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रम करते हैं? जनन करते हैं, अर्थात अपनी संतति क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक। अब बात कहें अपन, कभी आपने अमीबा का नाम सुना होगा। जो अमीबा है, अमीबा, ठीक, बहुत से वैज्ञानिक इसको एक कोशिकीय मानते हैं, बहुत से वैज्ञानिक इसको अकोशिकीय नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानते हैं। लेकिन जो अमीबा है, मान लिया ये अमीबा है और जब ये इसका केंद्रक है, अगर इसको आप इसे 20 भागों में तोड़ दो, काट दो, तो 20 अमीबा बन जाएंगे। देखो, इसकी क्या मृत्यु नहीं हुई, ये इसका जो शरीर है वो कई खंडों में विभक्त हो गया। प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई, शरीर कई खंडों में विभक्त हो गया। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? अमर जीव। यह एक चिरकालिता का, पैरेंटिज्म का क्या है? लक्षण है। चिरकालिता अमीबा में पाई जाती है। ठीक। अब सुनो, जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आशा करता हूँ कि आपको जनन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। दोबारा से समझ लीजिए। जो जनन है एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं अपने समान छोटे जीव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। या दूसरी प्रकार से परिभाषित कर सकते हो आप, वह जैविक प्रक्रम जिसके अंतर्गत जनक क्या करता है? संतति उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जैसे आपने देखा है एक बरगद का पेड़, बरगद फाइकस बेगालेंसिस, फाइकस बेगालेंसिस, ये सबसे बड़ा वृक्ष है बरगद का। और आपको पता है भारत में एक सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष है, वो कहाँ पाया जाता है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, हावड़ा में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, हावड़ा में उपस्थित है। सबसे बड़ा, इसे बनियान ट्री भी कहते हैं, बरगद का पेड़ है। देखो, इसका बीज इतना सा होता है, इतना सा, एक बिंदु के समान होता है। अब इस बीज में ये क्या है? बीज है। और इस बीज में अपनी ही जाति के संपूर्ण पादप को बनाने की जो जीनी संरचना होती है वो क्या होती है? निहित होती है। देखो, बरगद के बीज से बरगद का पादप ही बन रहा है, आम की गुठली से आम का पादप ही बन रहा है, मानव से मानव ही उत्पन्न होगा, पशु से या गाय से बछड़ा ही उत्पन्न होगा, दूसरा जानवर उत्पन्न
नहीं हो सकता। ठीक, ये क्या है? स्पेसिफिक उसका कैरेक्टर है जो कि किस पर डिपेंड करता है? उसकी जीनी संरचना पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का है। आपके किताब के अंतर्गत, आपके सिलेबस के अंतर्गत ये दो भागों में बांटा गया है। रिप्रोडक्शन प्रजनन या इसे जनन भी कह सकते हैं। देखो, एक तो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा है वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार हैं। एक कायिक जनन भी होता है, कायिक जनन भी किसी के अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। देखो, जनन अभी आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि इस जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? जनक से किसका निर्माण होता है? संतति का निर्माण होता है। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जनक से किसका निर्माण होता है? संतति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक, या कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं अपने समान छोटे जीव को क्या देते हैं? जन्म देते हैं, और यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यहाँ देखो, जनन है उसका तात्पर्य है जनक से संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। इसे अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। यहाँ पर देखिए दो टर्म बिल्कुल सेम हैं, जनन, तो उसका मतलब हुआ कि इन दोनों में ही, किसमें, चाहे अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, दोनों में ही किसका निर्माण होता है? जनक से किसका निर्माण होता है? संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें भी जनक से किसका निर्माण होगा? संतति का क्या होगा? निर्माण होगा। अब इन दोनों टर्मों को समझते हैं अपन। एक तो है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। पहले मैं आपको बताता हूँ लैंगिक। देखो, जैसे मानव है, मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर अलग होता है, मादा अलग होती है नहीं होती? जैसे अपन पुरुष और महिला, अर्थात उनमें क्या है? लैंगिक अंग उपस्थित हैं, सेक्स ऑर्गन या लैंगिक अंग उपस्थित हैं, और उन लैंगिक अंगों में लैंगिक कोशिकाओं का, किसका? सेक्स सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है, जो प्राय क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। जैसे कि नर युग्मक और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मादा युग्मक, दो प्रकार के युग्मक हो गए। अब सुनो, वो तो वहाँ बनते हैं, इसलिए वो कौन सा हो गया? लैंगिक जनन। लेकिन इस जनन के दौरान जनक से संतति का निर्माण होता है, लेकिन युग्मकों का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता? इस दौरान युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब युग्मक कब बनते हैं? युग्मक बनने के लिए विभाजन की आवश्यकता होती है, और जो कोशिका विभाजन है, जो सेल डिवीजन है, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, कहीं पर तीन प्रकार का भी। अपन तो दो ही प्रकार के बारे में बताएंगे, क्योंकि तीसरा अपना यहाँ काम का नहीं है। एक तो होता है माइटोसिस, जिसे अपन क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। और दूसरा होता है बेटा कौन सा?
मियोसिस, जिसे अपन क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। देखो नाम से भी इंडिकेट है, विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, जनक। अब जनक कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, पुत्री या संतति कोशिका। क्या कहलाएंगी, पुत्री या संतति कोशिका। अब सुनो, देखो विभाजन हो गया, अब यहाँ पर ध्यान देना है समसूत्री। सूत्र का मतलब यहाँ पर है क्रोमोसोम से गुणसूत्रों की संख्या से। अर्धसूत्री, यहाँ पर भी सूत्र का मतलब क्या है, गुणसूत्रों की संख्या से। सम और अर्ध, इन दोनों को समझना है आपको। देखो विभाजन अपन कर चुके, और जो कोशिकाएं होती हैं, जो बीजाणुद्वित कोशिकाएं होती हैं, वो द्विगुणित होती हैं, आदि द्विगुणित हो। ठीक, मानव की कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। आम की कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। कैसी है, द्विगुणित है। जो बीजाणुद्वित होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब सुनो, देखो ये क्या है, जनक, जनक से क्या बनी, पुत्री कोशिकाएं, और यदि इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या किसके समान हो, जनक के समान। ऐसा विभाजन, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाए तथा पुत्री या संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किसके समान रहे, किसके समान, किसके रहे, जनक कोशिका के समान है, तो इसलिए ये समसूत्री विभाजन हुआ। उधर आइए, अब सुनो, ये मान लिया 2n है, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में, दो कोशिकाओं में क्या हो गई, विभक्त हो गई। ठीक, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में क्या रह गई, आधी आधी हो गई। क्या हो गई, आधी आधी। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें जनक कोशिका दो पुत्री या संतति कोशिकाओं में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, तथा पुत्री या संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, जनक की आधी आधी हो, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे बताना था। अब सुनो, जनक से संतति का निर्माण तो होता है, किसका निर्माण, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस नहीं होता। ठीक, और मियोसिस के साथ साथ युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी, युग्मक संलयन, गैमेट फ्यूजन की प्रक्रिया भी नहीं होती। वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। ठीक, पहले इसकी परिभाषा समझाता हूँ आपको। ऐसा जनन जिसमें जनक से संतति का निर्माण होता है। कोई डाउट, क्लियर। ऐसा जनन जिसमें जनक से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण, तथा इस प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी नहीं पाई जाती, उसे क्या कहेंगे अपन, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इधर आइए, जो लैंगिक जनन है वो भी इसका जस्ट, देखो ये तो सेम है। कौन सा, जनक से संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर इसका उल्टा कर दीजिए आप कि जनक से संतति का निर्माण तो होता है लेकिन मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और गैमेट फ्यूजन अर्थात युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। ऐसा जनन जिसमें जनक से संतति का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में
अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन भी होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। देखो इसमें अलैंगिक जनन में आपको मैंने बताया कि युग्मकों का संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता, युग्मकों का, यदि मान लिया एक प्रकार के युग्मक हैं, क्या है, बीजाणु बन गए लेकिन वो आपस में संलित नहीं हुए या युग्मक आपस में संलित नहीं हुए, तो कौन सा जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। एपोमिक्सिस का मतलब होता है अवे फ्रॉम मिक्सिंग, अर्थात मिलने से दूर, वो आपस में मिलते ही नहीं है। जब मिलते नहीं है तो युग्मनज का निर्माण कैसे होगा, और जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो जीव का निर्माण नहीं होगा। ठीक, युग्मक इसमें नहीं मिलते इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। लेकिन इसमें युग्मक मिलते हैं इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण, दोनों प्रकार के, एम्फी का मतलब होता है बात, मिक्सिस का मतलब होता है मिलना, दोनों प्रकार के युग्मक हैं जो नर व मादा युग्मक हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन है वो हमेशा और हमेशा किसमें होगा, एकल जनक से होता है। कैसे होता है, सॉरी, हमेशा जो अलैंगिक जनन है एकल जनक से होता है। अब आप समझ गए होंगे, जो अकेला जीव या सिंगल जीव अपने संतति का निर्माण करता है, यदि ये एकल जनक संतति का निर्माण करेगा तो ये आपस में जो संततियां होंगी वो बिल्कुल एक दूसरे के समान होंगी, और वो भी किसके समान, जनक के समान होंगी। अर्थात जनक भी समान, जितनी भी संततियां वो भी समान। और अगर ऐसी स्थिति है तो वो संततियां क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। क्लोन को अपन क्या कहते हैं, रैमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन का निर्माण, आवृतबीजी पादपों में जो क्लोन का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के। निम्न विधियों में किसके द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। ठीक, अब सुनो, इसमें मैंने आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, जो अलैंगिक जनन है वो प्राय निम्न जीवों में पाया जाता है। कौन से जीवों में पाया जाता है, निम्न जीवों में पाया जाता है। अब देखो, जो लैंगिक जनन है ये एकल जनक से भी अधिकांश है, इसके लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। ये द्विजनकीय भी होता है, द्विजनकीय भी होता है और एकल जनकीय भी हो सकता है। लेकिन वो जीव कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, संतति उत्पन्न कर सकते हैं। और लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति हैं वो अपने जनक से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। अर्थात इससे क्या उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। मैंने आपको बताया अभी कि प्रजनन दो प्रकार का है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है जनक से संतति का निर्माण होना। जैविक प्रक्रिया है, इसमें जनक से संतति बनेगी, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगी। ठीक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनक से संतति बनती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती। अलैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का मिश्रण नहीं होता, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, अवे फ्रॉम मिक्सिंग कहते हैं। एकल जनक से जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो संततियां आपस में भी समान होती हैं, जनक के भी समान होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संततियां होती हैं आनुवंशिक रूप से जनक के बिल्कुल एकदम समान होती हैं।
अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न व्यष्टियाँ होती हैं या संततियाँ होती हैं वो बिल्कुल आनुवंशिक रूप से किसके समान होंगी? जनक के समान होती हैं। अब इसमें हमेशा जो विभाजन होता है वो कौन सा विभाजन होता है? समसूत्रण की क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन होता है। ये प्राय कौन से जीवों में? निम्न जीवों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? निम्न जीवों में। लैंगिक जनन, जनक से संतति का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी पाई जाती है। ऐसा जनन क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। ये एकल जनक से भी हो सकता है, द्विजनकीय भी होता है, लेकिन इसमें उत्पन्न जो संततियां होती हैं वो कभी भी जनक के समान नहीं होती, क्योंकि दो जनक हैं, जैसे आप हो, माता और पिता, और उनकी संतान हो आप इन दोनों का उभय मिश्रण हो। आपकी शक्ल ना तो बिल्कुल माता की तरह और ना ही बिल्कुल पिता की तरह, लेकिन कुछ कुछ उनकी तरह होती है। आप में क्या आ गई? विभिन्नताएं आ गई। क्या आ गई? अर्थात लैंगिक जनन के फलस्वरूप जीव जातियों में क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी होती है। अगले वीडियो में अपन अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में, कि अलैंगिक जनन पौधों में किस प्रकार से होता है। ठीक, इसकी मुख्य दो विधियां हैं, एक तो है अनिषेक बीजता, दूसरा है कायिक जनन। क्या है, मैं इसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा। धन्यवाद।